नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा राम राम खमा गणी। आज हम बैठे हैं जिन शख्सियत के सामने, जिन भैया के सामने, उनको सब जानते हैं। ये फेस बहुत नोन है अश्व जगत में। तो आपसे जानते हैं आपकी लोकेशन के बारे में। जो नए अश्वपालक हैं या जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताएं और इस लोकेशन के बारे में बताएं सर। सभी भाइयों को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। सभी को आशु पंडित का प्रणाम जी। अपने बारे में सबसे पहले मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा, अश्वपालक को। मेरा नाम आशु पंडित है, पुष्कर से मैं बिलोंग करता हूँ। ब्रह्मा स्टड फार्म मेरे फार्म का नाम है जी। पिछले कुछ सालों से मैं अच्छे कैटेगरी और ब्लड लाइन के एनिमल रख रहा हूँ जी, और इनसे सीख रहा हूँ जी। अभी काफ़ी लोगों से मिला हूँ जी, लेकिन जो चीज़ घोड़े सिखाते हैं वो दुनियादारी जी नहीं सिखा सकती। वो समय सिखा रहा है, हम लोगों को बता रहे हैं। तो मेरा नाम आशु पंडित है, मैं पुष्कर से बिलोंग करता हूँ। यहीं पे मेरा फार्म है, मेरी लोकेशन यही है जी। क्या आप मानते हैं ऐसा कि जितना हम किताबों से समझ सकते हैं या जितना अपने खुद के अनुभव समझ सकते हैं, उससे कई ज़्यादा हमें घोड़े सिखा देते हैं? बिल्कुल। इसमें एक चीज़ मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँगा जी। पेपर वर्क आपकी डिग्री मायने नहीं रखती। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके पास में क्या है जी। जिस काम को आपने पकड़ा है उसमें आपकी स्किल्स कैसी है। अगर आज मैं फोटोग्राफर हूँ, मेरे पास में बड़ा कैमरा है जी, मेरे पास में टीम है, यदि मेरे में स्किल्स नहीं है फोटोग्राफी करने की, तो उनको रखने का मेरा कोई पर्पस, आगे मैं उनमें से कुछ नहीं निकाल पाऊंगा जी। इवन अगर कभी बाय लक अगर मैंने कोई अच्छी नेचर में से कुछ कैच कर लिया, तो उस फोटो को भी एग्जीबिशन में लोग खरीद के खुद ओनर बन जाएंगे जी। तो मैं तो एक एम्प्लॉयर की तरह ही रह जाऊंगा उस सोसाइटी में जी। तो मैं तो ये मानता हूँ, अश्वपालक अगर बने या कहीं से भी बिलोंग करते हो, वो खुद कितना काबिल है उसको रखने के लिए जी, और उसको बनाने में उसकी कितनी क्षमता वो लगाता है जी, और उसको कितने लोगों को बनाने के बाद में बताता है, ये उसकी स्किल्स पावर है जी जी, है ना। ग्राउंड लेवल पे आपने कितना सीखा है। राइट। बहुत सी बात है सर। तो मान सकते हैं कि बचपन से घोड़ों में आपकी जर्नी है, या अगर कुछ स्पेसिफिकेशन? रियलिटी में सच बताएं तो देखो, शौक हर किसी को होता है जी। किसी को बचपन से होता है, किसी को आफ्टर बर्थ होता है, पैदा होने के बाद। घर में अगर घोड़े होते हैं तो 4-5 साल से अगर वो देखता है तो उसका शौक बरकरार रहता है जी। मैंने तो, मेरे गांव में मेला लगता है, राइडिंग यहाँ हुआ करती थी, हम तो शौकीन तौर पे राइड करते थे पुष्कर में। जब खुद को सुध आई, मेला मैदान आपके करीब ही है, तो बिल्कुल, वो डेफिनेटली। तो एक बार मैं तो यही मेरे टूरिस्ट के साथ में लेके घूम रहा था जी। तो मैंने एक बार छोटे से टेंट में एक बुजुर्ग व्यक्तियों को, जो हमारे नागौर साइड के या आप इधर जालोर साइड के जी, उन दोनों के बीच का संवाद मैंने कुछ समय तक सुना था। तो उन्होंने एक छोटी सी बच्ची की डील करी थी, मोर देन 15 lakhs। ठीक है। और जब ये मैं मेरे टूरिस्ट के साथ में घूम रहा था तो मैंने देखा कि यार एक डेजर्ट के अंदर इतने बड़े अमाउंट को लेकर 2 विलेज पीपल क्या कर रहे हैं। तो जब मैंने 10 मिनट उनको वहां दिया तो मुझे लगा कि यार इनकी तो डील चल रही है। तब उनके मुंह से मैंने जब सुना कि हमने बच्ची बेची है, तो मुझे एक बार मेरा थॉट गया, बच्चे मतलब ह्यूमंस में, इंसानों का मेला था। पशु मेला बाद में शुरू हुआ, उससे पहले तो ये बेलों का मेला कहा करता था, और ये भी मुगलों ने शुरू किया है मेला भी 1700 ईस्वी में, है ना। तब युद्ध के लिए इनको जब घोड़े की रिकमेंडेशन हुई तो मारवाड़ एरिया में इन्होंने अनाउंसमेंट किया, किसी के पास भी अगर बेहतरीन घोड़े हैं तो यहाँ लेकर आए। उसके बाद अगर जानवरों का मेला भी रहा होगा तो आपने कनेक्ट नहीं किया कि ये जानवर, ये घोड़े की या ये गाय की बच्चे की बात हो रही है। ठीक है। तो ये कौन से सन की बात है, लगभग कौन से एज में? 15 या 16 की बात है। उससे पहले भी घूमते थे, लेकिन 16 में मैंने पहला अच्छा कोल्ट ठीक है लिया था अच्छे ब्रीडर से, जो अपने यहाँ के नागौर के जायल के फूल सिंह जी हैं जी, उन्हीं के दिलशान का बच्चा मैंने लिया था। और एक शायद कहूँ तो मैं ही एक अश्वपालक ऐसा हूँ जिन्होंने उनसे ही लेके नेक्स्ट ईयर उन्हीं को ही दिया। ओके। और उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को। ठीक है। और उस समय मैंने 51,000 रुपीज में कोल्ट लिया था। मेरे अनुमान में कुछ ABCD भी नहीं जानता था, सब कुछ मेरी स्टडी तो उसी से शुरू हुई। तो मैं इस बैकग्राउंड में कैसे आया, ये मैं मेरा डाटा शेयर करके नए अश्वपालकों को एक तोहफे के रूप में दे सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने अगर ज्ञान ग्रहण किया है वो किसी के काम ना आए तो फिर वो मैं खुद गर्ज आदमी हूँ, और यही एक एनिमल। अगर मैं आज इसको कॉमर्शियल तरीके से चलता हूँ तो ये मेरी मोनोपोली है, मेरे रूल्स रेगुलेशन है, ये स्टेटस मैंने बरकरार करके बनाया है, तो मेरे रूल्स चलेंगे मार्केट में। अदरवाइज तो मुझे ग्राउंड फील्ड में कैसे लोग काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ में रहकर ही काम करना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग किधर जा रही है उस दौर में अपन
हर एक बिजनेस का ये रूल है कि आप कुछ नया करते हो तो आप चलते हो। ऑब्वियसली परफेक्ट बात है। मतलब तो कोई भी शौक, मेरे गुरु लोगों ने सिखाया है कि बेटा कोई भी नवा भी शौक अगर आप पालो तो वो शौक खुद का खर्चा खुद निकालना चाहिए जी। आप खुद के पसीने में से अपने शौक को पालो तो वो एक शौक नहीं है, वो एक जबरदस्ती है कि किसी को मैंने देखा और मैंने शुरुआत करी, तभी आप कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे उसमें, तभी आप रेगुलर रह पाओगे। एक अगर हकीकत बात बताऊं तो अगर आज जब इससे पहले तो सब गाड़ियों में ही थे, एक गाड़ी से आदमी 10 साल के बाद बोर हो जाता है। ठीक है। इसी तरह घोड़ा होता है जी, चाहे वो कितनी भी अच्छी ब्रीडिंग दे रहा हो, जब उससे लगता है कि यार मुझसे बड़ा इसे घर मिलेगा, मुझसे ज्यादा इसको प्रमोशन मिलेगा, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरे मुंह को छोड़ के उसके जीवन को सोचना चाहिए जी, कि मैंने जिस बच्चे को तैयार कराया है क्या उसका जीवन वहाँ ज्यादा निखर सकता है, सुधर सकता है, तो मैं योगदान दूंगा, मेरा मैं उसे दूंगा। प्राइस की कोई, घोड़ों में प्राइस की कोई बात नहीं होती है। दूसरी चीज, अगर मैं कल को चीज 2 लाख रुपए की लाया, 6 महीने के बाद अगर मैं उसकी 15 लाख रुपए डिमांड करता हूँ तो मेरे घर का सोना है जी। परफेक्ट बात। नर की चढ़ाई सोना घर का, ये खुद मालिक का होता है। और घोड़े का नाम भी मालिक के ऊपर ही डिपेंड होता है, चाहे आपके बच्चे में कितनी भी एबिलिटी सच्चाई हो, है ना। अगर लोगों को पता नहीं है उस एबिलिटी के बारे में, सिर्फ मुझे ही पता है, तो ये मेरा अभिमान है। जब मैं मार्केट में आऊंगा तो मेरे अभिमान की एक स्केल मुझे पता लगेगी कि मैं कितना गुरूर लेके घूम रहा था। आज मैं सभी ग्राउंड में सभी घोड़ों के साथ में खड़ा हूँ। अच्छा, आज ट्रेड ब्लड लाइन का चला है, जैसे आज ये भी बात करते हैं लोग कि अननोन कहते हैं, अननोन की वैल्यू नहीं है जी। तो अननोन और लोकल में भी डिफरेंस होता है जी। अभी जिस घोड़ियों की हमको पेडिग्री नहीं पता होती उनको अननोन मानते हैं। इवन लोग लोकल घोड़ियों को भी अननोन बोलते हैं जी। अभी क्रेज चल रहा है कि यार लोकल घोड़ियां उठा के लाओ, उन पे ब्रीड करो जी। तो अननोन एंड लोकल अगर आप स्टडी करेंगे, ब्रीडर्स के पास में बैठेंगे, उनकी 10 सालों की ब्रीडिंग आप देखेंगे कि उन्होंने किस घोड़ी से क्या लिया है, उस बच्चे के वापस बड़ा करके कौन सी घोड़ियों पे डाला है, बच्ची को लेकर कौन सा घोड़ा डाला है, तो उनमें हमें एक स्टैंडर्ड समझ में आता है परफेक्ट कि कौन सी घोड़ी कब क्या दे सकती है। तो जो लोकल घोड़ियां होती है वो लोकल ब्रीड, मतलब वो सिर्फ राइडिंग पर्पस, सवारी के लिए, बग्गी के लिए ही यूटिलाइज होती है। अननोन हम किसे कहेंगे जिसका कैरेक्टर अच्छा हो लेकिन उसकी पेडिग्री के बारे में किसी को नॉलेज ना हो, पता ना, वो आते हैं अननोन पेडिग्री में। लोकल एनिमल्स को हम अननोन कैटेगरी में नहीं डाल सकते। परफेक्ट, है ना, क्योंकि अगर अब हम मानते हैं कि आज अगर लोकल घोड़ियां थान दे देगी तो घोड़े तो रखने सब ठाकुरों ने ही सिखाए। परफेक्ट, तो क्या उनमें इतनी बुद्धि नहीं है जिनका घरेलू शौक था, जो एक योद्धा हुआ करते थे, उनके ये वाहन थे, इक्विपमेंट्स थे, उनके साधन थे, उनसे ज्यादा तो कहानी किसी को नहीं पता। आज अगर भारत में कोई भी कॉपी करता है तो किसको करता है? राजपूताना जी। हर चीज उन्हीं से कॉपी हुई। एक साम्राज्य, चक्रवर्ती राजा ही इसी वर्ण में हुआ करते थे जी, है ना। उसी से ही दूसरे वर्ण को भी अपन ने आगे बढ़ाया, तो ये योगदान वो भी देते हुए आए हैं। रॉयल्टी का साइन, रॉयल्टी का साइन। तो लोकल घोड़ियों में और अननोन अच्छी पेडिग्री की, जिसकी अपने को ठिकाने का पता ना हो, पुरानी ब्रीड हो, तो उनमें सबसे पहले आदमी को ये समझना होता है कि मारवाड़ी कैरेक्टर होता क्या है जी। मारवाड़ी कैरेक्टर आया कहाँ से है। आज के दौर में अगर हम बात कर रहे हैं तो घर में लोगों ने कई तरीके की ब्रीड करके एक नई लाइन का उद्भव प्रचलन चलाया है ना। तो एक होम ब्रीड करके एक अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक लाइन के बहाने से, है ना। पहले तो ठिकाने को ही लाइन बोलते थे। एक राजा के नाम से घोड़े जाते थे, है ना। रियासत के घोड़े अलग होते थे, तबेले के घोड़े अलग, किसी एरिया का या किसी घर का ही नाम से घोड़े हमेशा प्रचलन में आए। पीढ़ी ने जी उनके ऊपर मेहनत करी तो उन्होंने, घोड़ों ने वर्चस्व बना के उस नाम को घोड़े के ऊपर डाइवर्ट कर दिया जी। आज अगर इन 10 सालों में जो मैं देख रहा हूँ, इसमें अगर मैं बात करूं तो जिन ठाकर को, जिस गढ़ को, जिस एरिया को पहले उनके नाम से जाना जाता था, आज उसी एरिया को स्टेलियन के नाम से जाना जाता है। परफेक्ट। मोस्टली 90 पीपल्स ओनर के नाम आप नहीं जानोगे लेकिन उनके घोड़ों के नाम पता है। घोड़ों के नाम जान जाओगे। तो ये चक्रव्यूह उल्टा हो गया, कैसे घूमा है ना। परफेक्ट। क्योंकि ये रतन है, इसका जो जतन करता है उस एरिया का नाम तो ये करते ही हैं, लेकिन आज लोगों का योगदान इतना हो गया कि ये सम्मान खुद ना लेकर वो एक पशुधन को दे रहे। ये वैसा ही कहीं ना कहीं है कि कहीं बाप के नाम से बेटा जाना जाए और फिर जब प्रूव कर दे बेटा अपने आप को तो बेटे के नाम से बाप जाना जाए। अगर इस पे मैं बात करूं, पहले तो माँ के नाम से बेटों का प्रमोशन होता था जी। अगर आज के 15 साल पहले ब्रीडर के रिजल्ट्स में दिखाऊं तो वो अपनी मेट्स के बारे में ही आपको इंट्रोड्यूस देंगे। परफेक्ट। क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करता है। फादर का तो केवल सीमन है। सीमन। घोड़े का क्या रोल होता है?
30%। आज भी इस टॉपिक पे काफी कंट्रोवर्सी होती है। आज भी इस टॉपिक को अपन लंबा करेंगे। मैं पहले माफ़ी चाहूँगा सर से कि जो हमारे साथ में आपके जो बैठे हुए हैं सर, उनसे हम बात करते हैं उनके इंट्रोडक्शन के बारे में और उनके बताएं सर प्लीज़ थोड़ा सा। नमस्ते जी। जय पुष्कर। आज की पुष्कर से धर्मू पंडित जी। आप सभी लोग मेरे को जानते हैं जी। हम भी अश्व के शौकीन हैं जी। जैसे भैया ने बोला वही है, एक ही बात है, कोई अलग है नहीं टॉपिक कुछ। परफेक्ट बात है। मतलब आप ब्रदर्स ही हैं, भाई भाई हैं, सेम ब्लड लाइन से हैं, तो वही मतलब उतनी ही नॉलेज और वही सब प्रेम, वही अफेक्शन सब घोड़ों से है। तो थोड़ा सा आप फिर भी नए लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं या पहली बार घोड़ों के वीडियो को जो देख रहा है या इस वीडियो को देखना चाह रहा है, तो उसके लिए आप अपना थोड़ा सा बता दें कि आपका कितना पुराना एक्सपीरियंस है घोड़ों में। नेक्स्ट टाइम बताएंगे हम आपको। ओके ओके। इस बार नहीं बताएंगे, या पुष्कर फेयर के अंदर जब आप आएंगे अच्छा अच्छा तो पूरे विस्तार रूप से आपको बताएंगे। बाद में खुलासा होगा इन सब चीजों का। सारा हर चीज का इसीलिए खुलासा होगा हाँ जी हाँ जी। कि अश्व की ब्रीड जो लोग रख रहे हैं और जो अश्व पालते हैं उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जी 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 जी। कि तो ये ब्रीडर क्या हो गए जी, कि आज कोई बंदा 5 करोड़ का अगर किसी ने घोड़ा खरीद लिया तो वो बहुत बड़ा ब्रीडर हो गया। उनको बहुत नॉलेज हो गई है ना। उस चीज के बारे में मैं आपको सारा पूरा डिटेल। तो आज सिर्फ ट्रेलर ही देंगे, बाकी पूरी पिक्चर आप बाद में। हर हर महादेव। ठीक है सर। तो अब बात करते हैं सर, हम घोड़ियों में ब्रीडिंग का कितना परसेंटेज है और घोड़ों से आप जो डिस्कशन पे अपन ने खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं सर। ब्रीडिंग स्किल को हम 4 फॉर्म से देखेंगे। ठीक है। घोड़ों में भी 4 वर्ण होते हैं, 4 युग है, 4 वर्ण में ही हम हैं। ठीक है। इक्वालिटी मेंटलिटी में चलती है, डीएनए में इक्वालिटी नहीं चलती है। ठीक है। जिस प्रोजेनी से आप बिलोंग करते हैं, आपकी हैबिट्स, आपका रहन सहन उसी अनुकूल वातावरण में ही बनता है। ठीक है ना। और वहीं से आपके जीन्स बढ़ते हैं, तो वही रेडिएशन आप छोड़ोगे। ठीक है। ब्रीडिंग 4 तरह की होती है। ठीक है। कॉमन ब्रीडिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग एंड लाइन ब्रीडिंग। परफेक्ट। ठीक है। ये तो फॉर्म होती है 4 फॉर्म। अब हम किस तरह की ब्रीड कर रहे हैं, एक बार दोबारा से रिपीट कर दें सर प्लीज थोड़ा सा। ब्रीडिंग की अगर हम बात करें कि भाई घोड़े का कितना रोल होता है, घोड़ी का कितना रोल होता है, चारों कैटेगरी समझनी होगी कि ब्रीडिंग में किस प्रकार की कितनी कैटेगरी होती है। तो 4 तरह की कैटेगरी होती है, 5 भी हम कर सकते हैं लेकिन वो मान्य नहीं होती है। ठीक है। 4 तरह की कैटेगरी होती है। पहले तो होती है केवल घोड़ों को देख के मिलाना, कॉमन ब्रीडिंग जिसे हम कहते हैं, जहाँ कोई घोड़ा पसंद आ गया डाल दिया। ठीक है। चाहे मुझे पता ही नहीं है मेरी घोड़ी में क्या माइनस पॉइंट है, उसमें क्या प्लस है। ठीक है। उसके बाद होती है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है। मैं मेरी मेयर के अकॉर्डिंग स्टेलियन सेलेक्ट करता हूँ। परफेक्ट। दूसरी होती है लाइन ब्रीडिंग, मैं केवल पेडिग्री के हिसाब से ही चलूंगा। परफेक्ट। ठीक है। और चौथी होती है इन ब्रीडिंग। काफी ब्रीडर हैं जो इन ब्रीड के कुछ जेम अपने पास में रखते हैं, उनसे वो किस समय जाकर यूटिलाइज करते हैं उस इन ब्रीड के रिजल्ट को, ये उनकी अनुभव, उनका एक्सपीरियंस और उन्होंने जो ज्ञान ग्रहण किया है उस तौर पे कुछ एनिमल वो अपने फार्म में ऐसे भी रखते हैं कि कल को इस लाइनेज का एनिमल अगर मैंने सेल कर दिया या मेरे पास में कुछ मेयर अगर कवर थी, बाय लक अगर वो ना रही, आज सिस्टम आया आपकी इस फ्रोजन का, सीमन आज फ्रोजन कर रहे हैं, ये आज सिस्टम है, डीएनए का आज सिस्टम है, इससे पहले नहीं था। तो पहले के जो तौर तरीके थे आज भी लोग उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो मेडिकल लाइन फॉलो कर रहे हैं है ना। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए मेरी घोड़ी किस घोड़े के लिए बनी है। ठीक है। ब्रीडिंग में अगर हम देखेंगे तो इसमें हम अनुमान लगाकर श्योरिटी ये नहीं दे सकते कि हमेशा घोड़े का रिजल्ट 30% ही रहता है, घोड़े का रोग हमेशा घोड़ियों का 70 ही रहता है, ऐसा नहीं होता है। ब्रीडिंग ऊपर वाले के हाथ में। ठीक है। घोड़ा जो होता है वो अपने पीछे की 100 पीढ़ी तक, घोड़ा ही एक ऐसा है जो अपने शुक्राणुओं को रिवर्स ले जाता है 100 पीढ़ी तक। ठीक है ना। तो ये सब कुदरत के हाथ में है। इसमें हम अपने अनुभव से, अपनी कल्पना से उसको एक अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले कई बार क्या होता है ब्रीडिंग में 50-50 हो जाता है, कई बार होता है 90-10, घोड़ी पे कोई सिम्टम्स ही नहीं गया घोड़े पे। तो घोड़ों में हम ये नहीं कह सकते कि 90% घोड़े का रोल होता है या 70 होता है। बाकी 90% केसेस में घोड़ी पे ज्यादा जोर रहता है, जहाँ से बीज उत्पन्न हो रहा है। डजंट मैटर आप बीज कहाँ से लाए हो, अगर आपकी जमीन ही उपजाऊ नहीं है
तो आप चाहे हाइब्रिड बीज डालो, चाहे आप देसी बीज डालो, निकलना कुछ नहीं है। इसीलिए सबसे पहले मिट्टी को देखा जाता है, यहीं से सबकी उत्पत्ति है, अंत भी यही है, आरंभ भी यही है। परफेक्ट है ना। तो सबसे पहले बेसमेंट अपना क्या है, उस अनुसार ही आधार उसके ऊपर बिल्डिंग तैयार होगी। आधार क्या है, राइट। ठीक है। तो कुछ नए सवालों के साथ वापस से हम सर के साथ मिलते हैं, वापस से मुलाकात करते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। ये